मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल तक की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने अरब सागर के द्वीपों के बारे में पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, अपना बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के जो द्वीपों की अगर बात करें तो इसको ना हम ऐसे एक रफ पेज में बना के देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि ये थोड़ा मैप मेरा ऐसे ही बनता है, ठीक, ये हो गया, ये हो गया हमारे अरब सागर वाला क्षेत्र और ये हो गया बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र। जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है इसमें हमारे यहाँ पता है हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। कौन से हो गए हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें आप मैप में देखते होंगे बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु बिंदु से बना रखे, इन्हीं को हम जूम करके यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए क्योंकि बहुत पास सारे द्वीप बनाए गए हैं, हम एक बार इसमें देखेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अंडमान अलग द्वीप है और निकोबार एक अलग द्वीप है। जैसे मान लीजिए ये है उत्तरी अंडमान, फिर आएगा मध्य अंडमान, फिर आएगा दक्षिण अंडमान, नेक्स्ट है हमारा ये लिटिल अंडमान। तो ये वाला क्षेत्र हो गया हमारा अंडमान का। फिर आता है हमारा निकोबार क्षेत्र, तो ये हो गया हमारा कार निकोबार, ये हो गया लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। ये क्षेत्र था हमारा निकोबार का। अंडमान निकोबार दो अलग अलग द्वीप हैं। अंडमान के अंदर 4 द्वीप आते हैं छोटे छोटे, निकोबार के अंदर 3 द्वीप आते हैं छोटे छोटे, जिनको सम्मिलित रूप से निकोबार द्वीप कहते हैं। और अंडमान के 3 द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं सॉरी, उनको हम सम्मिलित रूप से अंडमान द्वीप कहते हैं। इस जो ये वाला जो द्वीप है इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी अंडमान। ये हो गया हमारा मध्य अंडमान, ये हो गया हमारा दक्षिणी अंडमान, और जो ये हो गया हमारा कौन सा, लिटिल अंडमान, सबसे छोटा अंडमान। चारों के नाम पता चले, ये अंडमान द्वीप समूह है, ये निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह के अंदर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान आता है। अब निकोबार द्वीप की बात करें, निकोबार द्वीप में जो है हमारा कार निकोबार, कार निकोबार, नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा इसमें, लिटिल निकोबार, और सबसे लास्ट में इसमें हमारा आता है ग्रेट निकोबार। इस तरीके से इस छोटी सी जगह में जो हमें ये छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं इसमें इतने सारे द्वीप समूह हैं, और इनके अलावा अभी बहुत सारे और द्वीप समूह भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन द्वीपों की, तो इनका डिवीज़न देख लिया, किस किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। अब जो है हमारा आता है, सबसे पहले हमने 3 प्रकार के द्वीप पढ़े, सेम 3 प्रकार के ही द्वीप हमारे इधर बनेंगे। सबसे पहले जो है नदी मुहाने के सम्मुख जो द्वीप बनेंगे, जो नदी के द्वारा बनेंगे, जैसे नदी के मुहाने के सम्मुख अगर देखें तो इधर से हमारा एक न्यू मोर द्वीप समूह आता है, जो इधर बंगाल की वो बांग्लादेश से होते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है वो और गंगा के मिलने से इधर की साइड जो एक द्वीप निर्मित होता है उसको हम न्यू मोर द्वीप कहते हैं। ठीक, उसी के बाद में एक यहाँ भागीरथी नदी भी आती है, भागीरथी नदी से यहाँ गंगा सागर द्वीप बनेगा, गंगा सागर द्वीप। नेक्स्ट हमारी जो महानदी आई, महानदी से जो निर्मित हुआ वो होता है हमारा व्हीलर्स, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, अबुल कलाम द्वीप कर दिया है।
ये करंट का वो टॉपिक हो जाता है एक। जो महानदी के जो द्वारा निर्मित एक द्वीप था व्हीलर्स द्वीप, उसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम के नाम पर अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है किससे, ये तो हो गए नदी के द्वारा। दूसरा जो सागरीय लहरों के जो निक्षेप हुए, ये जो सागरीय लहरें हैं, इनके निक्षेप से जो द्वीप निर्मित हुए वो हो गए हमारे धनुषकोडी, पम्बन और कच्चा तीवू, 3 द्वीप हो गए। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप सबसे, एक और आते हैं हमारे इस वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप भी बनता है। इस वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप नहीं था यहाँ, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है इसमें हमारा कौन सा ज्वालामुखी द्वीप भी बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, बैरन द्वीप। ठीक है। कौन सा द्वीप हुआ हमारा, ये बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है बैरन द्वीप। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा जो है ये मध्य क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी तो हमने थोड़ा ऊपर बना दिया है, लेकिन ये मध्य जो अंडमान है उसके समीप में ये स्थित है। ठीक है, जो बैरन द्वीप है। तो अभी तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले अंडमान निकोबार का डिवीज़न किया, फिर हमने देखा कि नदी के द्वारा जो निर्मित द्वीप थे वो कौन कौन से थे, फिर हमारी सागरीय लहरों के द्वारा निर्मित द्वीप की बात करी हमने, फिर हमारा ज्वालामुखी निर्मित द्वीप, और सबसे लास्ट में जो हमारा आता है प्रवाल द्वीप, जो निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह के जो कुछ द्वीप हैं वो किससे निर्मित है, हमारे यहाँ प्रवाल से निर्मित द्वीप। जो निकोबार द्वीप समूह है इसके और बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। मैप में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इसके पास में और छोटे छोटे द्वीप बना रखे हैं। ये देखिए, जो ये निकोबार द्वीप समूह है उसके बाद में छोटे छोटे और इनके पास पास द्वीप बना दिए हैं। इन द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है या फिर निर्माण होता है वो प्रवाल द्वीप के रूप में माना है। प्रवाल द्वीप आपको पता है, प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, इनकी एक दो द्वीप और हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक द्वीप है कौन सा, हमारा कोको चैनल के बारे में अगर सुना हुआ आप लोगों ने, कौन सा, कोको चैनल, जो इधर क्योंकि म्यांमार है और ये भारत है, इनके बीच में इधर एक चैनल के रूप में फैला हुआ है, कौन सा, कोको चैनल। ठीक, कोको चैनल हो गया। अब उसके बाद में बात करें, कोको चैनल हो गया ना ये यहाँ पर, क्योंकि चैनल यहाँ है द्वीप के रूप में, ये यहाँ फॉर्मेशन बनाता है। फिर हो गया हमारा दक्कन पास, जो अंडमान, जो दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इनके बीच में इधर से एक रेखा है, कौन सी, हमारी दक्कन पास। दक्कन पास, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र हो गया कौन सा हो गया, दक्कन पास के रूप में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इसमें देखें, जो हमारा कौन सा आता है, 10 डिग्री चैनल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो होता है, होता तो अंडमान निकोबार के बीच में से, लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, लिटिल अंडमान कार निकोबार के बीच, दक्षिणी अंडमान और जो है हमारा लिटिल निकोबार के बीच। तो हमारा 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, जो हमारा लिटिल अंडमान है और कार निकोबार के बीच में ये स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी द्वीपों से संबंधित थी। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही है। हमने पढ़ा कौन सा, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, कौन कौन से द्वीप थे वो हमने देखे, नदी द्वारा निर्मित द्वीप हमने देखे। उसके बाद हमने देखा पम्बन द्वीप, जो किससे निर्मित हो रहा था, समुद्री जो लहरें हैं उनके द्वारा निर्मित द्वीप था। फिर हमने कोको चैनल के बारे में पढ़ा कि ये म्यांमार और भारत की जो सीमा है उससे जुड़ा हुआ, तो ये यहाँ पर स्थित है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है।
और जो निकोबार द्वीप समूह के कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो प्रवाल से निर्मित हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर एक और चीज़ हम इसमें देखें कि 1943 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जापान सेना की मदद से आज़ाद हिंद के माध्यम से इसका नाम आज़ाद करवा दिया था कि जो निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, जो आज़ाद हिंद फौज जो उसके द्वारा गठित एक संगठन था, आज़ाद हिंद फौज के नाम पर इसका नाम परिवर्तित करने की बात की गई थी। और वर्तमान में जो इनका नाम चेंज किया गया है वो आज़ाद हिंद फौज के नाम पर ही किया गया है। जैसे अंडमान द्वीप को तो शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप नामकरण दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा द्वीपीय समूह। ठीक, अब जो है कल एक परसों के जो एक वीडियो था मेरा, कौन सा, जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान था, उसमें एक स्टूडेंट ने उसका नाम था प्रियंका नाम है, उसने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या उसने कहा है कि मैम मुझे थोड़ा कम समझ में आया, ट्रांस जो हमारा कौन सा गंगा का मैदान है वो, तो हम उसके बारे में एक बार वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा है कि कोई स्टूडेंट जो है कंटिन्यू इन वीडियो को देख रहा है, अपने नोट्स बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे अच्छा भी लगा कि स्टूडेंट्स जो हैं अवेयर हैं, भाई वो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उन्होंने पूरा वीडियो देखा है, पढ़ा है, तभी तो उनको पता है कि उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से सभी बच्चे जो हैं अपने अपने टॉपिक तैयार करें, वीडियो को देखें, नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे उन्होंने पूछा उसी तरीके से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। जब भी मेरे को लगेगा मेरा टॉपिक जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मैं उस जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है उसके बारे में थोड़ा सा वापस डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। हमें कौन सा है कि कल ही एग्ज़ाम देना है, हमारे पास तो 1 साल है अभी। ठीक है, तो आराम से धीरे धीरे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा कौन सी चीज़ थी वो उत्तर का विशाल मैदान में ट्रांस गंगा का मैदान, तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ना कि जो हमारा जो उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान में हमने राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गंगा के मैदान के बारे में बात की थी। और जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को भी हमने 4 भागों में बांटा था। कौन कौन सा था हमारा? सबसे पहले ट्रांस गंगा का मैदान। ठीक, जो सेकंड आता है हमारा ऊपरी गंगा का मैदान, तीसरा है मध्य गंगा और चौथा है हमारा निचला गंगा का मैदान। ये हो गया। तो इसमें जो है हमें ट्रांस गंगा के मैदान को वापस डिस्कस करना है। ठीक है, जो ट्रांस गंगा का जो मैदान है वो किस किस नदियों के द्वारा निर्मित है? जो ट्रांस गंगा का जो भाग है उसको हम मैप में देखते हैं। ट्रांस गंगा के मैदान में सिंधु नदी, जो हमारी ये सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से जा रही है, ये नदी, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, सिंधु नदी और गंगा का विभाजन भाग भी इसको कहते हैं। दूसरा, जो सिंधु की जो सहायक नदी है यहाँ पर एक सतलज नदी। ठीक, सतलज नदी, ये जो सतलज नदी है ये, और दूसरी तरफ गंगा की एक सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी, इन दोनों नदियों के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई कि सतलज, जो सिंधु की सहायक नदी सतलज और गंगा की सहायक नदी यमुना नदी के द्वारा निर्मित ये क्षेत्र है। अब हमने नेक्स्ट इसमें बात की थी कि इस मैदानी भाग के अंदर बहुत सारी आकृतियाँ मिलती हैं, को बहुत सारी जो है स्थलाकृतियाँ हैं, भू आकृतियाँ हैं जो निर्मित होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमने उस दिन भी डिस्कस की थी कि 4 प्रकार की जो है हमारे यहाँ पर जो कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में अब डिस्कस करना है? कौन सी भू आकृति थी हमारी? रेह और कलर। रेह और कलर
देसी भाषा में अगर बोलें तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कलर जम गया। मिट्टी के ऊपर ऊपर जो ग्रीन ग्रीन परत जम जाती है, कलर जम गई। ठीक, वही रहे कलर है ये। ठीक है, जब जो है इसमें एक प्रोसेस चलता है। जैसे मृदा की परिच्छेदिकाओं की अगर बात करें, ये मृदा जो है हमारे ऊपर की मृदा है जो हमें दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जब बोरवेल वगैरह कराते हैं तो देखा होगा कि बहुत दूर तक जब खुदाई होती है नीचे तक तो मिट्टी निकलती जाती है। बहुत खुदाई करने के बाद में हमारा पहाड़ी क्षेत्र आता है। तो जो भाग मिट्टी वाला जो भाग है, जब तक मिट्टी आती रहती है उस वाले को मृदा परिच्छेदिका के भाग में इंक्लूड करते हैं। उस पूरे भाग में बहुत सारे संस्तर बने हुए हैं। मिट्टी का जो है रूप अलग अलग होता है ना। जैसे ऊपर की जो मृदा है मान लीजिए खराब हो गई है तो उसकी मिट्टी को हम ऊपर वाली परत को हटा देते हैं, फिर नीचे वाली परत निकलेगी। इस तरीके से इसमें बहुत सारे संस्तर बने हुए हैं। ठीक, संस्तर बने हुए हैं। इन संस्तरों के माध्यम से ही हमारे यहाँ पर रेहे और कलर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए जो निचला स्तर है, मान लीजिए ये वाला स्तर है, यहाँ पे जो मिट्टी मिल रही है उसमें क्षारीय और लवणता के तत्व विद्यमान है। या फिर मान लीजिए नॉर्मल यहाँ पर मिट्टी है। ये मिट्टी जब पानी अपने स्थान से ऊपर उठकर आता है तो उस प्रक्रिया को जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, उसको केशिकत्व की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिका क्रिया। जब जो है जल मृदा जो है निचले संस्तर से ऊपरी संस्तर तक केशिका के माध्यम से पहुंची, केशिकत्व की प्रक्रिया के माध्यम से ऊपरी सतह पर आ जाए और उस सतह पर जो मृदा आई है उसमें जो है लवणीय और क्षारीय तत्व विद्यमान हो। कौन कौन से? लवणीय और क्षारीय तत्व विद्यमान हो। तो इन लवणीय और क्षारीय तत्वों से जो निर्मित मृदा होती है वो हमारी रेहे या कल्लर। ये एक ही मृदा के नाम है, रेहे या कल्लर, जो या रेहे कह लो या कल्लर कह लो। ठीक है, इस प्रकार की मृदा यहाँ मिलती है। ठीक है, तो इस मृदा का जो विस्तार है वो ट्रांस गंगा के क्षेत्र में पाया जाता है। दोबारा हम देखेंगे कि जो ये मृदा की जो एक संस्तर बना हुआ है, परिच्छेदिका है, इसमें मान लीजिए निचले वाले संस्तर में यहाँ पर मृदा है, उसका केशिकत्व प्रक्रिया के माध्यम से वो मृदा ऊपर वाले भाग में आ जाती है और ऊपर वाले भाग में आने के बाद में इसमें जो है लवणीय और क्षारीय तत्व विद्यमान रहते हैं। जब ये तत्व लवणीय और क्षारीय तत्व होते हैं तो उस मृदा को हम रेहे या फिर कल्लर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई, रेहे और कल्लर क्या होता है। दूसरी जो प्रक्रिया इसमें आती है, दूसरी प्रक्रिया है कंकड़। कंकड़ क्या है? जो ट्रांस गंगा का जो मैदान है, इस क्षेत्र में जितने भी चूने की से निर्मित जितने भी कंकड़ मिलते हैं, जो कोशिकाएं बनी होती हैं, जो केशिकाएं बनी होती हैं चूने की, उनको हम कंकड़ कहते हैं। चूने की केशिकाओं को, चूने की केशिकाएं जो होती हैं वो कंकड़ कहलाती हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग इनको सिर्फ नाम दे दिए गए हैं। मिलते ये हर जगह हैं, लेकिन जिस जगह पे जो चीज़ का मतलब जो चीज़ जहाँ की फेमस है उसको वहाँ का अलग नाम मिल जाता है। अब जैसे चूने की केशिकाएं होती हैं उनको यहाँ कंकड़ कह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पर उनको क्या कहेंगे? चूने पत्थर, चूना पत्थर कह देंगे। ठीक है, तो जो चूने से निर्मित जो केशिकाएं होती है उनको हम क्या कहेंगे? कंकड़ कहेंगे। तीसरी चीज आती है धाड़। धाड़, धाड़ जो है क्या है? जो सिंधु नदी है, मान लीजिए ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये यहाँ बह रही थी पहले। एक टाइम आया कि इस वाले क्षेत्र में इधर कटाव हो गया और ये जो नदी है अब ऐसे बहने लग गई, तो ये वाला क्षेत्र इसने त्याग दिया, ये वाला क्षेत्र इसका पीछे छूट गया। जो ये त्यागी हुई जो भूमि होती है इसमें जब ये, क्योंकि अब तो सूखा हुआ जल है, और जब इसमें जल भर जाए
जल भर जाए तो इसे धाड़ कहते हैं। समझ में आई ये चीज़? जैसे मान लीजिए कि ये सिंधु नदी है, ये देखिए ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी पहले ऐसे बह रही थी, एक टाइम आया कि जो इसका जो ये वाला भाग है, जो ये मुड़ा हुआ भाग है, ये तो यूं का यूं रह गया, और जो है ये सिंधु नदी अब यूं बहने लग गई। अब जो इसका ये वाला क्षेत्र बचा, इसमें जब धीरे धीरे जल भर जाएगा तो इस वाले क्षेत्र को हमने क्या कहा? धाड़ कहा। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है कौन सा? धोरोस। जब ये जो नदी घाटी जो बनी है ये बिल्कुल शुष्क अवस्था में रहे, मतलब बिल्कुल सूख जाए, तो उसको धोरोस कहते हैं। जब उसमें जल भरा हुआ हो तो धाड़ कहेंगे, जब वो सूख जाए या शुष्क हो जाए तो उसको धोरोस कहेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। रेहे और कल्लर कैसे बनी? जो हमारे यहाँ पर देखा होगा कि बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, फर्श के ऊपर भी कहते हैं ना कल्लर लग गई, वही रेहे और कल्लर है ये। फिर कंकड़, जो चूने की बनी हुई केशिकाएं होती हैं उन्हें कंकड़ कहते हैं। जो छूटा हुआ, जो त्यागी हुई जो भाग होता है उसमें जब जल भर जाए तो धाड़, और जब वो सूख जाए तो वो धोरोस कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। तो ये था हमारा ट्रांस गंगा का भाग। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था, जो तटीय मैदान, जो द्वीप समूह का जो बचा हुआ भाग था वो हमने पढ़ा, और हमने जो एक जो क्वेरी थी ट्रांस गंगा के मैदान की वो। तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था कौन सा? हमारे भौतिक प्रदेशों का विभाजन, वो हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे भारत की नदियाँ। ठीक है, भारत का जो अपोहा तंत्र है उसको हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज से स्टार्ट नहीं करके हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आप अपने इन टॉपिक को पूरे को पढ़िएगा, पूरे के नोट्स बनाइएगा। कोई दिक्कत हो इस टॉपिक से रिलेटेड पूरे में, क्योंकि इस टॉपिक्स के बाद में हमारे शायद 7-8 क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, इसके बाद में जो ये वाली क्लास है तो 7-8 क्लास हो जाएंगी। 7-8 क्लासों में हमने एक टॉपिक को पूरा किया है। ठीक है, तो अगला जो होगा हमारा अपोहा तंत्र होगा। उसके बाद में जो है अब हम धीरे धीरे अपना सिलेबस करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग ऐसे ही जो है जैसे जैसे उस स्टूडेंट ने मैसेज करके बोला उसी तरीके से आप लोग भी अपनी क्वेरी को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।